हाय फ्रेंड्स, हम अपने अगले लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रेशियोज कवर किए थे, राइट? सो फाइनेंशियल रेशियोज में हम पहला रेशियो पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रेशियोज। उसमें हमने पहला रेशियो पढ़ा लिक्विडिटी रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियोज में हमने दो रेशियो पढ़े, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ओके, सो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, इन दोनों रेशियोज को हमने, जो भी हम रेशियोज पढ़ते हैं वो कंपैरिजन है। करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन करंट एसेट से, करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन क्विक एसेट से। ठीक है, करंट एसेट जितनी भी होती हैं उन्हीं में से अगर मुझे क्विक एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है या डिफाइन करना है तो मैं कहूँ कि सारी करंट एसेट में से सिर्फ दो करंट एसेट छोड़ के हम क्विक एसेट्स मानते हैं। और वो दो करंट एसेट्स कौन सी हैं? जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, वी कैन से अ स्लो मूविंग आइटम, और या फिर ऐसा कोई आइटम जिससे कैश आने की कोई कैपेसिटी नहीं है। तो ये दो कैटेगरी हैं। तो स्लो मूविंग आइटम के नाम पे हम स्लो मूविंग आइटम के नाम पे हम इन्वेंट्री को कंसिडर कर लेते हैं, और जो कभी नहीं हो पाते फिर से कैश में कन्वर्ट, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। तो ऐसी करंट एसेट्स को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स, मतलब अगर ये सारी करंट एसेट्स हैं तो इन दोनों को छोड़ के बाकी की जो सारी करंट एसेट्स हैं वो ही क्विक एसेट्स हैं। ठीक है, इसे एक और तरीके से अगर मैं बोलूं, इसकी जगह एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स बना लेते हैं, क्विक एसेट्स और करंट एसेट। सो जो करंट एसेट्स हैं, ठीक है, उसी का हिस्सा होती है क्विक एसेट्स। इसके अलावा बस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस होता है। ये दो बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आज जो मेरा टारगेट है, हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये दोनों रेशियोज पढ़ चुके हैं, और आज जो मेरा टारगेट है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन हैंडल करना है। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सपोज कोई ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ है ना, आपने गुड्स सोल्ड इन कैश, सपोज ये ट्रांजैक्शन हुआ। क्विक रेशियो आपको निकालना आता है और आपके पास क्विक रेशियो ऑलरेडी है। सपोज क्विक रेशियो है आपका 0.8:1। तो इस क्विक रेशियो, ये तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे था, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आया या ऑकर हुआ, इस ट्रांजैक्शन के बाद क्विक रेशियो का क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा? तीन इंपैक्ट हो सकते हैं। या तो ये क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, या डिक्रीज हो जाएगा, या नो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसे लॉजिकल टर्म्स में बोलूं तो आपकी एबिलिटी टू पे योर करंट लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्विक एसेट्स, इमीडिएटली पे करने की जो कैपेसिटी है आपकी करंट लायबिलिटीज को आप अभी के अभी पे कर सकते हो, इस एबिलिटी में इंक्रीज आया है, डिक्रीज आया है, या नो चेंज है आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। ओके, सो इस चीज को हम हैंडल करना सीखेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस ना सिर्फ लिक्विडिटी रेशियोज में है बल्कि एक्टिविटी रेशियोज में भी है, सॉल्वेंसी रेशियोज में भी है, और ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हम सारे रेशियोज पे देखेंगे। करंट रेशियो पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्विक रेशियो पे भी आ सकता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यही एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने अभी लिया, गुड्स सोल्ड
इन कैश ₹10,000। 10,000 रुपये का गुड्स हमने कैश में सेल कर दिया। अगर इसका इम्पैक्ट देखूं तो दो जगह इम्पैक्ट देखो। एक है व्हाट इज द इम्पैक्ट इन करंट रेशियो। करंट रेशियो में इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या इम्पैक्ट होगा। मैं कुछ डेटा गिवन करके लिख देता हूं। गिवन आपका एग्जिस्टिंग करंट रेशियो जो है वो 2:1 है और जो आपका एग्जिस्टिंग क्विक रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, दोनों आइडियल ले लिए मैंने। करंट रेशियो आइडियल 2:1 होता है, क्विक रेशियो आइडियल 1:1 होता है। सो अगर ये रेशियोज थे मेरे पास और अभी अभी मैंने ये ट्रांजेक्शन किया है 10,000 रुपीज का, मैं ये जानना चाहता हूं कि करंट रेशियो का इस ट्रांजेक्शन का करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस ट्रांजेक्शन का क्विक रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, इसका क्विक रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक ही ट्रांजैक्शन का मैं अलग क्योंकि हमने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़े और लिक्विडिटी रेशियोज में दो ही रेशियो होते हैं और उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम देखना चाहते हैं। सो लेट्स सी इसे हैंडल कैसे करते हैं। अगर आपको 11th में जब आपने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग पढ़ना तो आप जानते हो कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिली है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर आइटम्स को इम्पैक्ट करेगा ये ट्रांजैक्शन, कौन से अकाउंट्स हैं जिनको ये इम्पैक्ट करेगा। तो गुड सोल्ड इन कैश मतलब इसकी वजह से एक तो इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट आने वाला है। इन्वेंट्री क्या होगी, डिक्रीज। ओके, एंड दूसरा इम्पैक्ट आने वाला है किस पे, कैश पे। कैश क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, ये पहली स्टेप होती है इमेजिनेशन की कि हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है। हम किस रेशो की बात कर रहे हैं, करंट रेशो की। अब हम इस पे अप्लाई करें अगर हम, तो इन्वेंट्री क्या है और कैश क्या है, ये दोनों ही, ये भी करंट असेट है, ये भी करंट असेट है। करंट रेशो में इंपैक्ट तभी आएगा जब सीए और सीएल इफेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि करंट रेशो इन्हीं दोनों का कंपैरिजन है। तो ये दोनों आइडेंटिफाई हुए कि दोनों के दोनों करंट असेट है और इसमें से कोई भी करंट लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं जाएगा इस ट्रांजैक्शन का, क्योंकि हमने कोई उधार में तो बेचा नहीं। ठीक है, या हमने कोई सामान उधार पे खरीदा नहीं, लायबिलिटी तो क्रिएट हो ही नहीं रही। एक असेट बढ़ रही है, एक असेट कम हो रही है और सेम अमाउंट से 10,000 से 10,000 से। इस चीज को मैं क्या पढ़ूं या इससे मैं क्या इंटरप्रेट करूं। इसका मतलब यह हुआ कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से, अगर मैं एक एग्जांपल के लिए मान लूं, है ना, 2:1 हमारा रेशो है ना, तो 2:1 ये हमारा रेशो है। एक एग्जांपल के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि आसानी समझ में आए। अभी भी देखो 2:1 ही रेशो रहेगा, 2 लाख अपॉन 1 लाख। ठीक है, 2 लाख की करंट एसेट और 1 लाख की लायबिलिटी, जिसमें से अगर हम देखें तो ऐड हो रहा है 10,000 किसके नाम से, कैश के नाम से, और लेस हो रहा है इन्वेंट्रीज, अगेन 10,000, और कोई इंपैक्ट नहीं है 1 लाख में। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, अदरवाइज ये बात यहीं समझ में आ जानी चाहिए कि मेरी सेम अमाउंट से एक करंट एसेट बढ़ी, एक करंट एसेट कम हो गई, तो मेरा जो नेट इंपैक्ट बनेगा वो नेट इंपैक्ट जो है वो तो जीरो होना है, मतलब करंट एसेट में कोई चेंज ही नहीं आएगा। और अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो हम कहेंगे इस ट्रांजैक्शन के बाद जो रिजल्ट रहा, रिजल्ट, और यू कैन से इंपैक्ट इन करंट रेशो, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट करंट रेशो में क्या है, नो चेंज, क्योंकि अभी भी रेशो 2:1 मेंटेन रहेगा। ना न्यूमरेटर बदला ना डिनोमिनेटर बदला। न्यूमरेटर में ही दोनों चेंज आए, 10,000 ऐड हो गया, 10,000 लेस हो गया, तो न्यूमरेटर अनचेंज्ड रह गया, डिनोमिनेटर भी अनचेंज्ड रह गया। और यही हमें रीजन लिखना पड़ता है कि ये रेशियो सेम क्यों रहा, बिकॉज न्यूमरेटर एज वेल एज
डिनोमिनेटर remains unchanged। ये हमारा रीजन है कि ये अनचेंज क्यों रहा। अगर कभी ऑब्वियसली न्यूमरेटर चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है तो हम देखते हैं न्यूमरेटर बढ़ गया या कम हो गया, और ये एक कॉमन सेंस से हमें पता चलता है, या मैथमेटिक्स का हमने जो बचपन से कॉमन सेंस सीखा है कि न्यूमरेटर छोटा रह गया, सपोज ये छोटा हो जाता 2 लाख से नीचे चला जाता और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता, तो हम कहते हैं रेशो डिक्रीज हो गया। न्यूमरेटर बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, हम कहते हैं रेशो इंक्रीज हो गया। सो ये हमें देखना होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने करंट रेशो पे इस बात को समझाया। अब इसी बात को एक बार क्विक रेशो पे सोचते हैं। जैसे मैंने कहा, सोचने का तरीका फॉलो करना। स्टेप 1, अब मैं थोड़ा सा इसे आपको टेक्निक सिखा रहा हूं कि इसको इमेजिन कैसे करना है। पहली स्टेप क्या इमेजिन करना है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी वजह से कहां कहां इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो क्विक रेशो सबसे पहले इमेजिन करो। इमेजिन क्विक रेशो, एक है क्विक एसेट और एक है करंट लायबिलिटी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है क्विक रेशो। स्टेप 1, कौन कौन से अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं अभी हमने देखे, वो तो बदलने नहीं वाले, ट्रांजैक्शन वही है, इन्वेंट्रीज एंड कैश। इन्वेंट्रीज क्या हुई हैं, इन्वेंट्रीज कम हुई हैं, कैश इंक्रीज हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, क्या इन्वेंट्रीज करंट एक क्विक एसेट है और एक करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्रीज क्या क्विक एसेट है या करंट लायबिलिटी है? नहीं, दोनों नहीं है। मतलब इन्वेंट्री के डिक्रीज होने से इस रेशो को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉट अ क्विक एसेट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इट इज नॉट अ क्विक एसेट, नेदर इट इज अ करंट लायबिलिटी। जब ये क्विक एसेट भी नहीं है, करंट लायबिलिटी भी नहीं है, तो इसमें कोई भी चेंज आए, ऐसा कोई भी आइटम चेंज हो, हमारे क्विक रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? नथिंग। नेक्स्ट, अगर मैं कैश की बात करूं तो क्या कैश क्विक एसेट है? बिल्कुल है, यस इट इज अ क्विक एसेट। और क्विक एसेट क्या हुई है? क्विक एसेट इंक्रीज हुई है। तो इन दोनों को टेस्ट करते हैं। जो हमने स्टेप 1 में 2 आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम देखते हैं कि हमारे किसी रेशो के किसी भी आइटम को वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं क्या। तो हम ये कहेंगे स्टेप 2 में, quick asset will increase due to increase in cash। ठीक है ना, कैश क्विक एसेट का कंपोनेंट है। कैश बढ़ गया मतलब क्विक एसेट्स बढ़ गई। एबिलिटी टू पे या जनरेट कैश हमारी बढ़ी है। हमारा एक स्लो मूविंग आइटम था इन्वेंट्रीज, हमारा स्टॉक, वो स्लो मूविंग आइटम कम हो गया और हमारी एबिलिटी टू पे कैश बढ़ गई, राइट। करंट लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन करंट लायबिलिटी। ये स्टेप में हमने क्या किया, हमारे जो दोनों कंपोनेंट थे रेशो के, क्विक रेशो के जो दोनों कंपोनेंट थे, उन पे इंपैक्ट देखा, इंपैक्ट ऑन बोथ द कंपोनेंट्स, ये आइडेंटिफाई कर लो। तो पहले स्टेप में तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कि ट्रांजैक्शन में कौन से आइटम हिट हुए, और जो स्टेप 1 थी उसी को एनालाइज करके हमने पढ़ा या ये समझा कि हमारा कौन कौन से कंपोनेंट हिट हो रहे हैं। तो हमने ये एनालिसिस करके ये समझा कि इन्वेंट्रीज तो हमें इफेक्ट ही नहीं कर रही, ना करंट लायबिलिटी में की कैटेगरी में आती है इन्वेंट्री, और ना ही क्विक एसेट की कैटेगरी में आती है। तो इन्वेंट्री में तो चाहे जो हो, वो बढ़े घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैश क्विक एसेट है और कैश बढ़ रहा है, तो क्विक एसेट बढ़ गई। क्विक एसेट बढ़ गई मतलब हमारा न्यूमरेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर रह गया अनचेंज्ड। क्या हुआ इससे? इससे हुआ ये कि न्यूमरेटर हमारे रेशो में will increase by 10,000. You can write an amount,
by 10,000 10K and denominator is unchanged. डिनोमिनेटर अनचेंज है, तो ओवरऑल रेशियो पे क्या इंपैक्ट आया? ओवरऑल रेशियो इंक्रीज, रेशियो विल इंक्रीज। अगर मैं इसे मैथमेटिकल एग्जांपल से समझाऊं, फिर से हमारा रेशियो क्या था? हमारा क्विक रेशियो था 1:1। ठीक है, 10,000 का इंपैक्ट है। तो अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आपको एग्जाम्पल बना के इसे वेरीफाई करना हो या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, हमेशा अगर 10,000 के ट्रांजेक्शन है उससे एक जीरो ज़्यादा पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है, जितने का ट्रांजेक्शन है, अगर थाउजेंड्स में ट्रांजेक्शन है 10,000 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 10,000 है तो 1 लाख। आप और भी कुछ कर सकते हो, बट मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी जैसे कि हमने ये दोनों को 1 लाख 1 लाख ले लिया, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन की वजह से हुआ क्या? मेरे ये क्या थे पता है ना, ये क्विक एसेट थी और ये करंट लायबिलिटी थी। मेरा जो ऊपर 1 लाख है उसमें 10,000 रुपए इंक्रीज हो गए ड्यू टू कैश, और इन्वेंट्री ने तो इंपैक्ट डाला ही नहीं, क्विक एसेट होती ही नहीं है इन्वेंट्री, और जो डिनोमिनेटर है वो रह गया अनचेंज्ड। तो वही रेशो जो पहले 1:1 था, अब वो हो गया 1.1:1। 1,10,000 हो जाएगा ना, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, राइट। तो ये हो गया 1.1:1। तो देखो एक ही ट्रांजैक्शन था, उसने अलग अलग इंपैक्ट डाले करंट रेशियो पे। उसी ट्रांजैक्शन की वजह से करंट रेशियो जो है वो अनचेंज रहा, क्योंकि एक करंट एसेट बढ़ी, एक कम हो गई। जो न्यूमरेटर था वो भी अनचेंज रह गया, और करंट लायबिलिटी का तो कोई आइटम ही नहीं था इस ट्रांजैक्शन में, वो तो अनचेंज थी। जबकि यहां पे न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया और डिनोमिनेटर अनचेंज रह गया, इसलिए रेशियो इंक्रीज दिख रहा है। और इसको अगर मैं कंक्लूडेड समरी में बोलूं, अगर मैं ज्ञान की बात करूं, तो वो क्या है? लिक्विडिटी रेशियोज क्या बताते हैं? एबिलिटी टू पे योर करंट लायबिलिटीज। अब आपने इन्वेंट्री बेच दी, मतलब एक स्लो मूविंग आइटम बेच के आपने कैश जनरेट कर लिया, मतलब आपकी एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटी तो बढ़ गई ना, क्योंकि इमीडिएटली आपके पास अभी कैश आ गया। वो कैश जिसके आने की उम्मीद भी नहीं थी, अभी इमीडिएटली वो आ गया। तो आपका क्विक रेशियो जो है, एबिलिटी टू पे इमीडिएटली, एबिलिटी टू पे इमीडिएटली, वो इंक्रीज हो गई कि आप अभी इमीडिएट, अभी के अभी करंट लायबिलिटी पे कर सकते हो। उसकी पोटेंशियल में 10,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। तो आपका जो रेशियो 1:1 चल रहा था वो 1.1 हो गया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैं एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वैसे जो मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल समझाया है वो सफिशिएंट है, बट थोड़ा और कंसेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं। तो मैं और बेटर एक एग्जांपल लेता हूं, और खासतौर पे ऐसा एग्जांपल लूंगा जो जिसके बारे में शायद आपको कंफ्यूजन होगी। ओके, देखो ये जो टॉपिक है, ये जो पूरा वॉल्यूम है आपकी बुक का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कंपनी ओरिएंटेड है। ओके, और हम बाकी के जो दोनों वॉल्यूम्स पढ़ते हैं वो प्रोप्राइटरशिप या ट्रेडरशिप ओरिएंटेड पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो बुक्स बनती हैं और जिस तरीके से बुक्स बनती हैं और जो इसे कंपनीज में बनती है, वो दोनों अलग अलग है। जैसे वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। कंपनीज के केस में हम वर्टिकल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और इसी वजह से उसके अंदर नॉमेनक्लेचर का अंतर है। तो क्योंकि ये बुक पूरी की पूरी कंपनी ओरिएंटेड है, इस वजह से हमें उस चीज़ की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर इस वॉल्यूम का, थर्ड वॉल्यूम का, या यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो वॉल्यूम है आपका, उसका पहला चैप्टर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि किस तरीके से हम हमारी बैलेंस शीट को फॉर्म करते हैं और बैलेंस शीट का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। बेसिकली बैलेंस शीट में 3 क्लासिफिकेशंस में हम काम करते हैं। पहला है मेजर हेड, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम मेजर हेड में लिखते हैं।
ओके। दूसरा है सब हेडिंग, और तीसरा है आइटम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं करंट असेट हमारा मेजर हेड है, सब हेडिंग्स जैसे इन्वेंट्रीज, और जानते हो इन्वेंट्रीज में कितने आइटम्स हो सकते हैं? आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है। जिसे आप फर्नीचर बनाने का काम करते हैं तो लकड़ी हो सकती है, या पूरा सोफा बना लिया, या बेड बना दिया, या अलमीरा बना दी, कंप्लीट फिनिश हो सकता है। और कुछ गुड्स ऐसा भी हो सकता है ना, ईयर एंड हो गया, या जिस भी दिन आप, बैलेंस शीट तो पर्टिकुलर डे पे देखी जाती है, जैसे ईयर एंड या किसी पर्टिकुलर डे पे, तो उस दिन कुछ चीजें प्रोडक्शन में है ना, वो रॉ बची हैं और ना ही कंप्लीट हुई हैं। तो तीनों तरह की इन्वेंट्री हो सकती है। इसके अलावा इन्वेंट्री में लूज टूल्स हो सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक इन ट्रांजिट भी होता है। स्टॉक इन ट्रांजिट का मतलब होता है जैसे गुड्स हमारे यहां से निकल गया, लेकिन अभी जो है वो कस्टमर के यहां तक नहीं पहुंचा है, वो अभी ट्रांजिट में है, जिसकी जिम्मेदारी एज अ बिजनेस हम पे है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और हम इसे रीड करके समझ में आ जाता है कि ये इन्वेंट्री आइटम है। तो इन्वेंट्री के कई आइटम्स हो सकते हैं, उसके अंदर मैं अभी फोकस कर रहा हूं जैसे लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स। ये क्या होते हैं सर? ये तो भी समझ में आ रहे हैं कि ठीक है सर, आपने बोल दिया लकड़ी है तो रॉ मटेरियल, और अलमीरा बन गई तो वो फिनिश गुड्स हो गया, और अगर आधी अधूरी बनी है अलमीरा, मतलब लकड़ी भी, अब हम उसे लकड़ी भी नहीं कह सकते और कंप्लीट अलमीरा भी नहीं है, अभी प्रोडक्शन चल रहा है, और हमने जब अपनी असेट्स को काउंट किया तो हमें इन्वेंट्री काउंट करनी थी, तो आधे अधूरे को भी हम इन्वेंट्री ही मानेंगे, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस में जो स्टॉक है उसे भी हम इन्वेंट्री मानते हैं। तो ये तीन तो अच्छे समझ में आ रहे हैं। ये लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स क्या है? स्पेयर पार्ट्स का मतलब होता है ऐसे आइटम्स जो इमरजेंसी में काम आते हैं। ओके, जैसे लोग कहते हैं आपके पास कोई स्पेयर में आइटम हो तो फ्रेंड्स एक दूसरे से बोरो भी करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में जब काम चल रहा होता है तो कुछ मशीनरी स्पेयर पार्ट्स में रखते हैं, वो स्टैंड बाय पे रखते हैं कि अगर हमारी एग्जिस्टिंग मशीन काम करना बंद कर देगी तो हम दूसरे मशीनरी यूज कर लेंगे। एज अ होल मशीनरी भी स्पेयर पार्ट्स में होती है, और मशीनरी के छोटे छोटे पार्ट्स भी स्पेयर पार्ट्स में होते हैं, तो इसकी भी इन्वेंट्री मेंटेन होती है। जैसे एक बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है, उसमें बॉयलर भी है, उसमें कटिंग मशीन भी है, तो छोटे छोटे आइटम्स हैं उसके अंदर, उनके भी हम स्पेयर पार्ट्स अपने पास मेंटेन रखते हैं कि अगर कोई आइटम खराब होगा तो हम उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, स्पेयर पार्ट समझ में आ गए। जिसे और इजी बोलूं स्पेयर पार्ट्स को थोड़ा, जैसे व्हीकल है आपका, ठीक है, तो जैसे टायर उसका एक स्पेयर पार्ट है। आप अगर आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री है, ठीक है, और आप व्हीकल यूज करते हो, सपोज ट्रक यूज करते हो, तो ट्रक आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, और अगर फॉर्कलिफ्ट वगैरह आपने अगर देखे हो तो भारी भारी सामान उठाने में मशीन्स लगती हैं, तो उसके अंदर कभी टायर खराब हो जाता है, कभी उसका गियर खराब हो जाता है, कभी उसमें ऑयल की जरूरत होती है, ये सब स्पेयर पार्ट्स में आता है। आई होप आप समझ में आ गई होगा। लूज टूल्स क्या होते हैं? लूज टूल्स का मतलब होता है जैसे आपको मशीन खोलनी है तो उसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, और आपने देखा होगा ना, जैक, टॉमी, स्क्रू ड्राइवर, ये सब लूज टूल्स में आते हैं। नट बोल्ट्स भी लूज टूल्स में आते हैं। मशीन जब एक कंटिन्यूस लेवल कंटिन्यूटी में चलती रहती है, बहुत सारा प्रोडक्शन करती है, तो उसके कुछ चीज़ें जो है वो खराब होने लगती हैं, तो वो स्पेयर पार्ट्स भी हैं और लूज टूल्स भी हैं। स्पेयर पार्ट जनरली इस चीज़ के लिए होते हैं कि भाई हम उसे रिप्लेस करने के लिए जो पार्ट लेके आए, टायर के बदले टायर, नट बोल्ट्स के बदले नट बोल्ट्स, लेकिन अगर उसे खोलना है, उसे बदलना है, उसके लिए भी तो कुछ चीज़ें यूज होती हैं, वो लूज टूल्स हैं। अल्टीमेटली बस एक बार समझाने के लिए कि क्या होते हैं, इनके नाम से ना घबराओ, बेसिकली होती दोनों की दोनों इन्वेंट्री है। इतनी ही बात हमारे काम की है, दोनों की दोनों क्या होती हैं? इन्वेंट्री होती हैं। और तुम तो जानते हो इन्वेंट्री किसका पार्ट होती है? करंट असेट का पार्ट होती है। ये फ्लो है।
करंट एसेट में कई एसेट्स है, उसमें से एक एसेट कौन सी है? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में कई आइटम्स है, इन्वेंट्री में कई आइटम्स है, उसमें से एक आइटम है लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए कि ये इन्वेंट्री है। लूज टूल्स परचेज लिखा है तो कंफ्यूज मत हो कि क्या लिखा है, इन्वेंट्री है, सिंपल। हमारे लिए इतना काफी है कि हम ये बात समझ जाएं कि लूज टूल्स परचेज मतलब इन्वेंट्री परचेज, लूज टूल्स भी इन्वेंट्री है, ठीक है। तो अगर हम हमारा एग्जांपल लें, सपोज हमारा रेशो था एग्जिस्टिंग रेशो, एग्जांपल ले रहा हूं, ओके, एग्जिस्टिंग रेशो, और बोलता हूं अच्छे से, एग्जिस्टिंग क्विक रेशो 0.8:1, हमारा एग्जिस्टिंग क्विक रेशो 0.8:1 है, ओके। लूज टूल्स परचेज्ड ₹2000, ठीक है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। क्या इस इंफॉर्मेशन को देख के आपको लगता है क्या ये क्रेडिट पे खरीदे होंगे या कैश पे? इंफॉर्मेशन इतनी है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्रेडिट पे खरीदा है, ना ही किसी पार्टी का नाम लिखा है, तो हम यहाँ पे यही अजम्पशन लेते हैं, ये हम 11 से करते आ रहे हैं कि हम यहाँ पे अजम्पशन लेंगे कि यहाँ पे दो चीजें हिट हुई है, और हमें किन चीजों पे ध्यान देना है वो भी ध्यान रखना। यहाँ पे दो चीजें हिट हुई है, पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी चीजें हिट हुई है। एक तो सर लूज टूल्स है, लूज टूल्स देख के मैंने अभी एक ही बात सिखाई, लूज टूल्स का मतलब इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आप अपनी भाषा में सिंपल लिखो इन्वेंट्री हिट हुई है। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? जब लूज टूल्स परचेस किए हैं तो डेफिनेटली इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, और अगर वो कैश के अगेंस्ट परचेस किए हैं तो फिर कैश क्या हुआ है? कैश डिक्रीज हुआ है। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, कैश डिक्रीज हुआ है, ठीक है सर। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, कैश डिक्रीज हो गया, कितने से हो गए? 2000 रुपीज से, ओके सर, ये भी ठीक है। अब क्या करना है? स्टेप 2 में मैंने कहा इनका इंपैक्ट देखो अपने रेशो पे। तो हमारा रेशो कौन सा रेशो है? क्विक रेशो है। क्विक रेशो का मतलब होता है क्विक एसेट अपन क्विक लायबिलिटी, सॉरी करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी में हम आइडेंटिफाई करें तो इन्वेंट्री क्या क्विक एसेट या करंट लायबिलिटी कुछ भी है तो बता दो मुझे। ये तो क्विक एसेट नहीं है, नहीं है मुझे, और दुनिया भर की बातें मत करो कि ये करंट एसेट है, ये है, वो है। हमें यहीं पे फोकस रखना है बस। इन्वेंट्री कुछ तो है पर मुझे क्या मतलब, मुझे तो क्विक रेशो पे इंपैक्ट बताना है एग्जाम में। वो करंट रेशो पे पूछता तो हम सोचते कि करंट एसेट है या नहीं है। जब वो क्विक रेशो पूछ रहा है तो सिर्फ अपना फोकस वहीं रखो कि ये क्विक एसेट है क्या, नहीं है, तो ये क्विक एसेट तो नहीं है, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ना ये करंट लायबिलिटी है। तो इन्वेंट्री के 2000 बढ़ने का हमारे रेशो पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ये बात समझ लो। और रही बात कैश की, क्या ये क्विक एसेट है? यस सर, ये क्विक एसेट है, बिल्कुल है। और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये इसकी वजह से क्विक एसेट डिक्रीज हो रही है, कैश जा रहा है, क्विक एसेट डिक्रीज हो रही है। ये वर्किंग नोट है, इसको आप वर्किंग नोट की तरह बना सकते हो कहीं पे भी रफ में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिखना क्या है? वो यही बात है जो हमने वर्किंग की है वही लिखेंगे हम, और कुछ नहीं। ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन क्विक एसेट गेट्स रिड्यूस्ड, और क्विक एसेट अगर रिड्यूस हुई वाइल करंट लायबिलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज न्यूमरेटर गेट्स रिड्यूस्ड, हम ये बोलेंगे न्यूमरेटर गेट्स रिड्यूस्ड एंड डिनोमिनेटर remains unchanged। बस इसकी वजह से रेशो क्या होगा तुम बता दो। ये उतना का उतना ये रिड्यूस हो गया, मतलब रेशो विल डिक्रीज। न्यूमरेटर छोटा हो गया ना। अगर इसे मैथमेटिकली आपको समझना है, रेशो क्या था हमारा? 0.8:1, ये हमारा क्विक रेशो था, मतलब क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये रेशो था। मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक है हमारी? ट्रिक ये है कि जितने का ट्रांजैक्शन है, थाउजेंड्स में ट्रांजैक्शन है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो। 2000 का ट्रांजैक्शन था ना, आसान क्यों हो जाता है देख लो। अब ये आपको उसी डिजिट्स में मिलेगा जिसमें आपको प्लस माइनस करना है, बस ये आसानी की वजह से मैं इतनी सी ट्रिक बोल रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप
और कुछ माइनस प्लस कर लो, बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बोला देखो ना इसमें से 2000 लेस करना, और किस रीजन से लेस हुआ है, क्योंकि कैश लेस हुआ है, इन्वेंट्री का कोई इंपैक्ट तो क्विक एसेट पे आया ही नहीं, राइट। सो सिंपली ये 6000 डिवाइडेड बाय 10,000 बचा, तो रेशो बच गया 0.6:1, रेशो विल डिक्रीज। अगर इसे लॉजिकली समझना है तो तुम सोचो, तुमने इन्वेंट्री खरीदी, मतलब जो ऑलरेडी फ्री पैसा था, आपकी जो एबिलिटी थी टू पे योर करंट लाइबिलिटी इमीडिएटली, उसमें पैसा जो था आपने उसको स्लो मूविंग आइटम में पटक दिया, आपने उससे इन्वेंट्री खरीद ली। इन्वेंट्री खरीद ली तो आपकी एबिलिटी तो कम हो गई ना इमीडिएट पेमेंट करने की, वो तो स्लो मूविंग आइटम है। इसलिए हमारा जो क्विक रेशो है, जो ये एबिलिटी दिखाता है कि हम इमीडिएटली कितनी करंट लाइबिलिटी पे कर देंगे, वो 80% करंट लाइबिलिटी पे कर रहे थे, 0.8:1 का मतलब 80% करंट लाइबिलिटी पे कर रहे थे, अब वो एबिलिटी बची है सिर्फ 60%। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, दैट्स इट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप भी कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, कमेंट्स में भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और ये भी भेज सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आपको फ़िलहाल हेल्प चाहिए, जिस पे मैं इमीडिएटली आ जाऊँ, मैं ये रेशो वाले टॉपिक के साथ उसको पैरेलली स्टार्ट कर लूँगा और उस पर वीडियोज़ मिलने लगेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।